आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के आसपास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है? कविता अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास अलका उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थीं। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज करके सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति सोमनाथ के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लक्ष किया, क्योंकि ससुर के निर्वत होने के बाद उनका रोज का यही नित्य क्रम बन गया। अब वह किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते बिता दी थी, इसलिए अब बची कुची ज़िंदगी वह दोनों एक साथ बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसे 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का ये सपना था। उन्होंने बड़ी मेहनत से पूरा किया था। अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे वेलें उगाई थीं। उसके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता था। अलग अलग ऋतुओं में अलका जी अलग अलग सब्जियां भी अपने गार्डन में उगाया करती थीं। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्होंने कभी बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती। इतने सालों तक कम से कम भाग दौड़ में सोमनाथ जी कभी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक छोटा सा घर वहाँ पर बन सके इसलिए उन्होंने जगह खरीदी थी, लेकिन वह जो अब उन्होंने संभव नहीं लाकर था। दिया अलका था जी को अपने और अब बनाए उस वही गार्डन में झूला एक उनको झूला चाहिए था, एक जो दूसरे के उन्होंने साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का ज़रिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने ससुर को टोंट मारने के का एक भी मौका कविता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती थी और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? कविता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार ही के लिए ही जगह है। अजय ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठे हैं। कविता ने पति की तरफ तिरछी नज़र से करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना। दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? सोमनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैराज बनाने की सोच रहा हूँ। कविता को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं थी और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैराज बना लिया जाए। अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी अलका जी यह सब सुनकर जैसे ही उनका दिल ही बैठ गया। सोमनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा। मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं हैं। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब कविता घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में और आने जाने वाले लोग भी तो आपको
कैसे देखते हैं, आप किसी का विचार करते ही नहीं हैं। अजय थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला। अंदर से कविता की बड़बड़ भी चालू ही थी। सोमनाथ जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन अलका और सोमनाथ जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। पूरी रात दोनों ही जगते रहे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से सोमनाथ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सोमनाथ जी खुद रसोई में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन अलका जी इतनी निराश थी कि वह अपने बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई। पूरा दिन तो बड़ा नॉर्मल तरीके से गुजर गया था, लेकिन शाम को अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने घर भाड़े पे देना है का बोर्ड पढ़ा था। अजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े पर दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े पे रहेंगे। सोमनाथ जी ने कहा। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अजय ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़वे आवाज में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज में अजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको। इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए एक नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हारी उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा और इस घर में हमारे उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी सुखी। सोमनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े, तुम बच्चों के साथ रहकर खुश हो सकते हैं, पर तुम हमारे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए या पेड़ पौधे बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्चा कर दी है। इसलिए अब इन सब पर तुमसे और मुझसे कई ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिएं। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब हम उनके विरोधी बन जाते हैं।